हेलो बच्चों, आज आपके सामने में बहुत बेहतरीन सा टॉपिक क्लास 12 बोर्ड के लिए लाया गया है। इसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल यानी बार मैग्नेट। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है यानी टॉर्क लगता है, और ये टॉर्क इस मैग्नेट को या बार मैग्नेट को अपने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उस डायरेक्शन में अलाइन यानी कतारबद्ध करना चाहता है, जिसको हम लोग रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। वो रेस्टोरिंग टॉर्क लगा के मैग्नेट को रोटेट करना चाहता है। तो ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है, अक्सर वो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ कुछ डेटा दिया गया है, यहाँ पे हमने दिखाया है। यहाँ ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसको हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है कि जब आप एरो को दिखाओगे तो इक्वली स्पेस्ड होगा, बराबर बराबर दूरी पर है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट रखा है जिसको हम मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। बार मैग्नेट का साइज जब छोटा होता है, उसका लेंथ बहुत छोटा होता है, तो हम लोग उसको मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। जो डायपोल का कंडीशन है, लेंथ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है, और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 रखा है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या यूं कहो कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर किसी सोर्स से मिल रहा है, उसको किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से आता हुआ ये लाइन फोर्स है, तो ये एक्सटर्नल है। और ये जो मैग्नेट है इसका अपना एक फील्ड होता है जिसको हम लोग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट कहते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये मैग्नेट बार मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा हुआ है तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, यानी एक्सटर्नल फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इस नॉर्थ पोल पे लगने वाला फोर्स होगा। बच्चों, इसको हम लोग सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अगर हम करते हैं तो बहुत हद तक आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था, या पॉजिटिव चार्ज या पॉइंट चार्ज कहते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज या पॉइंट नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हम लोग सिनोनिमसली नॉर्थ पोल लेते हैं और नेगेटिव को साउथ पोल लेते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ई, और उस फील्ड में कोई चार्ज अगर वहां पे एग्जिस्ट करता है, कोई चार्ज उस पर अगर रखा हुआ है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ फोर्स लगाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है तो इधर कहीं दूर में पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स निकलता हुआ दिखाते हैं। तो इधर से अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इसको रिपेल करेगा। अगर इस फील्ड में अगर हमने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर लाइन ऑफ फोर्स इधर आ रहा है, इधर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे वहां पे पॉजिटिव चार्ज है जिससे लाइन ऑफ फोर्स निकलता है या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इस नेगेटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर केस यहाँ भी है। अगर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का ये डायरेक्शन है बच्चों, तो कहीं ना कहीं इधर हम लोग ये अपना एक कॉन्सेप्चुअली मान के चलते, इधर कोई नॉर्थ पोलरिटी तो जरूर होगा, कोई नॉर्थ पोल होगा जिससे लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलता है। और साउथ पोल अगर लेते हैं तो लाइन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल दिखाते हैं, उसके तरफ दिखाते हैं। तो ये अवे फ्रॉम द पोल है, इसका मतलब है कि इधर कहीं नॉर्थ पोल होगा। अब ऑब्वियस है कि यहाँ अगर नॉर्थ पोल कहीं है इधर और ये भी नॉर्थ पोल है तो दोनों में रिपल्सन होगा, इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में होगा जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। सिमिलरली यहाँ जो साउथ पोल है, अगर इधर नॉर्थ पोल से आ रहा है तो ये साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, यानी इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा। तो फोर्स के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करा था, पॉइंट चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू से। इसी तरह से पॉइंट चार्ज के जगह पर हम लोग यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ इसका अगर स्मॉल m है
तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स वो MB इधर की तरफ होगा और यहाँ भी उसका पोल स्ट्रेंथ वही होगा। चूंकि डायपोल अगर है ये तो डायपोल का मतलब ही होता है कि दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होगा। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, पोलैरिटी अलग होता है, यहाँ भी दोनों पोल्स का पोल स्ट्रेंथ सेम होगा, पोलैरिटी अलग होगा। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल। तो ये दोनों पोल्स पे इस तरह से फोर्स लग रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह हम लोगों ने दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना क्या है कि उस मैग्नेट पे टॉर्क कितना लगता है। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इस मैग्नेट को जो रोटेट करना चाहता है कितना टॉर्क लगा के उसको रोटेट करना चाहता है। तो जो यहाँ पे डेटा हमने बताया वो सारा फिगर्स में यहाँ पे हमने दे रखा है, इसको आप देख सकते हो। और अगर इसको आप बैठ के नोट कर रहे हो तो आई थिंक के बहुत बेहतरीन नोट्स बनेगा आपका, आप बेहतर तरीके से इसको अपने से भी नोट्स बना सकते हो। तो टॉर्क ऑन बार मैग्नेट हम लोग को निकालना है, उसकी लेंथ हमने 12 ले लिया, पोल स्ट्रेंथ यानी स्मॉल m है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है वो B है, और जो ये इंक्लिनेशन है इस मैग्नेट का, तो इंक्लिनेशन मैग्नेट का जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट का इंक्लिनेशन नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी कैपिटल M बोलते हैं, उसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण पर इंक्लाइंड है। तो हम लोग एंगल बिटवीन M एंड B बोलते हैं। M बोले तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और B ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है, एक्सटर्नल जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म वो B है, उनके बीच का एंगल थीटा है। टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट, बार मैग्नेट पे टॉर्क कितना एक्ट करता है। तो बच्चों टॉर्क के बारे में आपको ये याद रखना चाहिए, जब भी हम टॉर्क की बात करते हैं, सिंबल यहाँ टॉ लेते हैं, ग्रीक लेटर टॉ है, तो बोलते हैं आइदर ऑफ द फोर्स, यानी जब किसी भी बॉडी पे कपल ऑफ फोर्स लगता है, मान लो कोई एक बॉडी है यहाँ पे, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। ये कपल ऑफ फोर्स इस बॉडी को घुमाना चाहता है इस डायरेक्शन में। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, यहाँ भी फोर्स F लग रहा है, तो इन दोनों के बीच जो घुमाने वाला रोटेट करने वाला जो टॉर्क है वो टॉर्क कितना है, तो टॉर्क बराबर होता है आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दोनों फोर्स में से एक का मैग्नीट्यूड लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय फोर्स आर्म कहते हैं यहाँ पे, फोर्स आर्म। फोर्स आर्म कहते हैं बच्चों ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच, मान लो यहाँ D है तो फोर्स आर्म के लिए यहाँ पे D आ जाएगा। कभी कभी होता है क्या, ये फिगर कुछ इंक्लाइन हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पे इंक्लाइन दिखाया गया है, तो आप यहाँ पे फोर्स आर्म कैसे बता सकते हो। मान लो इस तरह का कोई बॉडी है, कोई फिगर है, कोई भी ये मैग्नेट है, एनीथिंग एल्स, और इस पर फोर्स इधर लग रहा है और इस पर फोर्स इधर लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम टॉर्क की बात करेंगे बच्चों, तो टॉर्क में फोर्स आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड करते हैं फोर्स आर्म। यहाँ पे फोर्स आर्म क्या है, तो ये लेंथ फोर्स आर्म नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स आर्म जब भी कहते हैं कपल ऑफ फोर्स जो है उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, यानी इस फोर्स को पीछे की तरफ इनहेंस करते हैं। अब ये फोर्स है इन दोनों के बीच, अब ये दोनों का पैरेलल लाइन अगर कंसीडर करें तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है, तो उस समय ये दोनों फोर्स के बीच फोर्स आर्म नहीं बनेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल ऑफ फोर्सेस ये फोर्स आर्म बनेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को फोर्स आर्म की अगर बात करना है तो ये फोर्स आर्म हम लोगों को कहाँ से लेना है, तो इस फिगर में ये क्लियर है कि फोर्स आर्म हमें क्या लेना है। तो अगर यहाँ हम फोर्स आर्म की बात करते हैं तो पहले फोर्स आर्म हम लोग निकाल लेते हैं इसका। तो इसका फोर्स आर्म निकालने के लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इस पर इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच जो फोर्स आर्म होगा दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी दोनों फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का जो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलरली, उसी को फोर्स आर्म कहते हैं। दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोर्स आर्म, इसी को हम लोग फोर्स आर्म कहेंगे। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और ये जो
लेंथ है, ये लेंथ जो है दोनों डायपोल के, दोनों पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको डायपोल लेंथ कहते हैं, दैट इज 12 है। तो अब ये निकालना है हमको, ये दिया हुआ और एंगल मेंशन है, तो हम लोग साइन थीटा यहाँ निकालते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल का सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए दे देते हैं, तो यहाँ एन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइड का लेंथ यानी 12 है। अब यहाँ से अगर हम एन ए का वैल्यू निकालते हैं तो एन ए बराबर हो जाएगा 12 साइन थीटा। ये 12 साइन थीटा, ये फोर्स आर्म आ गया हमारा 12 साइन थीटा, यानी दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग फोर्स आर्म कहते हैं। तो यहाँ फोर्स लिखते हैं, फोर्स हमारा कितना है, पोल्स पे एम लगता है, और फोर्स आर्म हो गया यहाँ पे 12 साइन थीटा, ये हो गया फोर्स आर्म। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे m को 12 के साथ बाहर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और b बाहर करके साइन थीटा यहाँ रखते हैं। और हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा है, तो m इंटू 12 यानी किसी भी पोल का पोल स्ट्रेंथ को उसके डायपोल लेंथ यानी दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी कैपिटल M होता है, कैपिटल MB साइन थीटा। तो ये टॉ यानी टॉर्क का वैल्यू हो गया। इस बार मैग्नेट पे जो टॉर्क लगता है, जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करना चाहता है, जिस टॉर्क से, उस टॉर्क का वैल्यू MB साइन थीटा आ गया। अब इसमें कभी कभी हम लोग स्पेशल केस वगैरह देखते हैं, तो अब स्पेशल केस देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक केस तो हम लोग ले लेते हैं, एक केस इसमें ले लेते हैं हम लोग के केस फर्स्ट ले लेते हैं। हो सकता है कि मैग्नेट ऑलरेडी इस डायरेक्शन में हो, यानी मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हो और इधर नॉर्थ पोल हो इधर साउथ पोल हो, तब सिचुएशन क्या होगा। तब इस सिचुएशन को देखने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ फिगर को स्पष्ट कर दूं, आपको क्लियर हो जाए। जैसे हमने कहा कि मैग्नेट फर्स्ट केस में यहाँ क्या लेते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है यानी m और ये जो b है ये दोनों पैरेलल हो जाए। पैरेलल का मतलब है कि दोनों के बीच जो एंगल है थीटा वो 0 हो जाए। यानी पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका मैग्नेट इस तरह से हो जाएगा, या साउथ या नॉर्थ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है साउथ टू नॉर्थ। तो यानी m का ये डायरेक्शन और b का ये डायरेक्शन ऑलरेडी है ही, तो दोनों पैरेलल जब हो जाएगा तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे 0 बैठाओगे, इस जगह में साइन 0 0 हो जाता है, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी अगर मैग्नेट को अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के पैरेलल इस तरह से रखें कि उसका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन है दोनों अगर एक तरफ हो, तो उस मैग्नेट पर यानी बार मैग्नेट पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अब होता है कि अगर हम सेकंड केस में ये दिखा दें कि ये जो m है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। अब अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तब क्या होगा, तब इसके साथ किस तरह की बात आएगी, तब ये हो जाएगा कि जो टॉ है ये है MB साइन थीटा और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री, यानी मैग्नेट कुछ इस तरह से हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ इधर की तरफ होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, तो यहाँ पे टॉ इक्वल टू हो जाएगा MB और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ये मैक्सिमम टॉर्क लग जाएगा उस पर जब वो डायपोल जो है यानी मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो उस पर टॉर्क मैक्सिमम लगता है। तो अब इस फिगर को देखने के बाद हम लोग अगर चले जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में दो वेक्टर्स के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू है वो इस तरह का आता है। यानी ये टॉ यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, टॉ
टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायपोल मोमेंट जो होता है m, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दो वेक्टर के बीच में कॉमनली ये ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करें। दो वेक्टर के बीच में चाहे तो वो डॉट प्रोडक्ट हो सकता है या क्रॉस हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो इन दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू होता है वो भी वेक्टर होता है। तो दोनों के बीच अगर क्रॉस होगा तभी प्रोडक्ट का वैल्यू वेक्टर होगा और ये टॉ मिलेगा यानी टॉर्क मिलेगा जो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमने इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो फिर इन दोनों का क्रॉस करने या डॉट करने के बाद वैल्यू स्केलर मिलेगा जो टॉर्क का वैल्यू नहीं हो सकता है टॉर्क का, चूंकि टॉर्क अपने आप में वेक्टर है। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में बच्चों ये पूछा गया है या पूछा जाता है, तो आपको ये कंफ्यूज करता है बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये टॉर्क का वैल्यू कुछ इस तरह से दे दिया, ये टॉर्क है और इसमें कर दिया कि m डॉट b कर दिया, या टॉर्क में कर दिया b क्रॉस m कर दिया। तो अब इसमें से और एक दे दिएगा कि इसमें नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अब ये आपको तय करना है कि इनमें से कौन सही हो सकता है। तो ये तो होगा नहीं, आप प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टि में इसको आप कैंसिल कर दोगे, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि डॉट अगर करेंगे दो वेक्टर का तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा यानी टॉ स्केलर होना चाहिए, जबकि वेक्टर है। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कभी कभी बच्चे को कि m क्रॉस b है या b क्रॉस m है। तो इसको याद रखने के लिए एक बेहतरीन सा सस्ता सा टॉपिक है बच्चों, आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। तो इस टॉपिक में ये जो हुमायूंस टॉम्ब का नाम सुना होगा, हुमायूंस का मकबरा, हुमायूंस टॉम्ब में इसको m b यानी टुम्ब हो गया, यानी हुमायूंस टुम्ब इसको कह सकते हैं। तो टुम्ब का याद अगर रख लोगे तो ये टुम्ब से आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा, यानी टॉ इक्वल टू m क्रॉस b। तो ये हो गया आपको टॉर्क ऑन बार मैग्नेट। अब जब कोई बार मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है, फोर्स से अगर हम इसको रेस्टोरिंग के अगेंस्ट में अगर इसको रोटेट करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स से उस पर वर्क होगा। और जब किसी भी सिस्टम पे आप वर्क करते हो तो वह वर्क उस सिस्टम के अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। तो अब जो इसी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ था तो हमने इसको अगर रोटेट करने की कोशिश करा तो कितना काम किया और उसके अंदर कितना एनर्जी आया, और वो एनर्जी किस टाइप का एनर्जी है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब कोई बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस समय उस पर कितना पोटेंशियल स्टोर होता है, कैसे होता है वो देखेंगे। तो हमने इसका सारा डेटा को ले रखा है। लेंथ बार मैग्नेट का 12 है, पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ और साउथ पोल दोनों का mm है। स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से है ऑलरेडी इस प्लेस पे, उसको हमने b नाम दे दिया। अब एंगल बिटवीन m एंड b हमने कहा कि m जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तो m का ये डायरेक्शन होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m। तो m और b के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इफ मैग्नेट इज स्लाइटली रोटेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स through d theta in opposite direction of the restoring torque, then work done by external torque। अब कहता है कि ये ऑलरेडी ये बार मैग्नेट इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है और ये थीटा कोण पे इंक्लाइंड है। तो हम लोग जानते हैं कि इस पोल का जो पोल स्ट्रेंथ m है उस पर इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो mb लगेगा, और इसी तरह से साउथ पोल पर जो फोर्स इधर की तरफ लगेगा वो भी mb लगेगा। अब ये दोनों फोर्स दिखने ही में लगता है कि ये कपल ऑफ फोर्स का काम करता है, यानी इसको
रेस्टोर करना चाहेगा, इसको रोटेट करना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा कि इसको इस डायरेक्शन में घुमा दिया जाए, तो घुमाने वाला जो इस पर टॉर्क लगता है उस टॉर्क को कहते हैं हम लोग रेस्टोरिंग टॉर्क। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है रेस्टोरिंग टॉर्क। अब इस रेस्टोरिंग टॉर्क के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको रोटेट करना चाहते हैं। कितने से रोटेट कर दे रहे हैं हम लोग, उसको थीटा एंगल से हमने मान लिया रोटेट कर दिया, और ये जो रोटेशन है वो अपोजिट है डायरेक्शन किसका, रेस्टोरिंग टॉर्क का। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क लगाएगा रेस्टोरिंग टॉर्क का ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अगेंस्ट में इसको हम रोटेट करना चाहते हैं। अगर इस फिगर को देखा जाए तो यूं कहो कि एक्सटर्नल जो फोर्स है इसको जो रोटेट करना चाहता है वो एंटी क्लॉकवाइज में करना चाहता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो इसको रेस्टोर करना चाहता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना चाहता है। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोटेट करना चाहेंगे तो बहुत थोड़ा सा हमने रोटेट करा है, तो इसलिए वर्क भी बहुत थोड़ा सा होगा, जिसको हम लोग DW वर्क कहते हैं। और वर्क बराबर कितना होगा, थोड़ा सा एक चीज आपको बच्चों याद रखना है, लीनियर मोशन में और एंगुलर मोशन में कुछ चीज जो है सिनोनिमसली हम लोग याद रखते हैं। लीनियर मोशन में अगर हम कहीं मास की बात करते हैं तो एंगुलर मोशन में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। इसी तरह से अगर लीनियर मोशन में हमने अगर डिस्टेंस की बात करा है तो यहाँ डिस्टेंस के शक्ल में यहाँ पे एंगल लेते हैं हम लोग थीटा। लीनियर मोशन में अगर हम कोई फोर्स लगा के बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो एंगुलर मोशन में यहाँ टॉर्क लगा करके बॉडी को रोटेट करते हैं। तो ये सब चीज थोड़ा सा सिनोनिमसली हम लोग कंपेयर करके याद रखते हैं। अब लीनियर मोशन में अगर हम यूं कहें कि किसी चीज को हमने डिस्प्लेस करा और वर्क कितना हुआ, तो हमने कहा कि डिस्प्लेस किया कितना से, S से, और फोर्स कितना लगा के हमने किया F, तो हम लोगों ने कहा कि फोर्स के डायरेक्शन में ये वर्क जो होगा वो Fs हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको एंगुलर मोशन में जहाँ रोटेशन की बात है वहां अगर वर्क की बात करेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे हमने फोर्स के सिनोनिमस क्या है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का सिनोनिमस क्या है यहाँ पे थीटा। तो इस तरह से आप कंपैरेटिवली याद करोगे तो बड़ा आसानी से आपको याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ये कहें कि हमने इसको रोटेट करने की कोशिश करा तो टॉर्क हो गया, और उसके बाद कितने एंगल से हमने इसको रोटेट करा, यहाँ पे d थीटा से हमने इसको रोटेट करा, तो ये वर्क हो गया। एक्सटर्नल फोर्स ने उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने के वजह से उस बार मैग्नेट पे उन्होंने वर्क किया। तो एक्सटर्नल फोर्स जब सिस्टम पे मैग्नेटिक फील्ड और ये बार मैग्नेट ये दोनों मिलके सिस्टम कहलाता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाता है तो ये सिस्टम का टॉर्क है जिसको रेस्टोर करना चाहते हैं, रेस्टोरिंग टॉर्क। लेकिन आप बाहर से अगर इसमें फोर्स लगा के रोटेट करते हो तो ये एक्सटर्नल फोर्स जब इस सिस्टम पे वर्क करेगा तो वह फोर्स या जो वर्क करेगा वह वर्क इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो एक्सटर्नल टॉर्क फोर्स ने इतना वर्क करा तो टॉर्क कितना लगता है, अगर वो रेस्टोर करता है उसको तो रेस्टोर करने के लिए टॉर्क क्या लगता है, mb sin थीटा। ऑलरेडी देख चुका अभी हम लोगों ने, mb sin थीटा। इतने रेस्टोरिंग टॉर्क के अगेंस्ट हमको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये रेस्टोरिंग टॉर्क हमारा मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, उसके अगेंस्ट में हमें ये टॉर्क लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क कहते हैं, एंड मल्टीप्लाई d थीटा यहाँ पे। तो इतना वर्क हमने उस सिस्टम पे या यूं कहो कि उस बार मैग्नेट को वर्क किया इतना। अब जो ये वर्क किया हमने थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया d थीटा से। अब d थीटा से डिस्प्लेस करने के बाद हमने इतना वर्क किया, हम चाहते हैं कि इसको बहुत ज्यादा मार्जिनली हम इतना उसको रोटेट कर दें कि अच्छा खासा ये रोटेशन हो जाए और अच्छा खासा हम वर्क करें और अच्छा खासा उस सिस्टम में एनर्जी हम स्टोर कर दें। तो हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। वर्क यहाँ हमारा आ गया mb sin थीटा d थीटा। अब इसको वर्क करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो ये जो हमने वर्क करा dw ये आया mb sin थीटा और d थीटा। अब इसको हम लोग
रोटेट किए हैं, रोटेट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स से इतना वर्क हमें करना पड़ा। तो हमने जो इतना वर्क करा, इस वर्क को हम लोगों ने बहुत माइनर, सिंपल या यू को वेरी इन्फिनिटली स्मॉल वर्क है, क्योंकि डी थीटा से जो हमने घुमाया ना, तो डी थीटा, डी जहां लग जाता है तो डी का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल कहते हैं इसको। अब इसको हम चाहते हैं कि अच्छा खासा घुमाया जाए, थीटा 1 से थीटा 2 तक हम घुमाते हैं इसको, कितना वर्क होता है। तो यहाँ डी डब्ल्यू का तो वर्क डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे जो फिगर हमारा कांस्टेंट है उस फिगर को स्लाइटली हम लोग बाहर करते हैं, तो बाहर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एम और बी कुछ देर के लिए इसको बाहर रखते हैं अभी, जब तक इसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं। ये साइन थीटा हो गया डी थीटा, और लिमिट थीटा 1 थीटा 2, चाहो तो आप इसको बार बार कैरी कर सकते हो, या वन टाइम अगर दिखा देते तो बार बार इसको कैरी करने की जरूरत ना है। तो अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा हो गया, लिमिट हो गया थीटा 1 थीटा 2। अब इन लिमिट को अगर हम बैठाते हैं तो ये हो जाएगा एम बी, तो पहले अपर लिमिट बैठाते हैं माइनस कॉस थीटा 2, माइनस के बाद फिर लोअर लिमिट बैठाते हैं तो माइनस कॉस थीटा 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया एम बी, ये माइनस कॉस थीटा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। अब ये जो वैल्यू आया हमारा वर्क का, तो ये वर्क हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, कॉस थीटा 1 को पहले कर देते, ये माइनस में है, तो ये वर्क हो गया एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये वर्क हमने उस सिस्टम पे करा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। ये वर्क हमारा उस सिस्टम में एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। तो बोलेंगे दिस वर्क डन is stored as potential energy in the system। वह सिस्टम का मतलब है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है और वो बार मैग्नेट दोनों सिस्टम बनाता है, उन दोनों पे जो ये वर्क हमने स्टोर करा एनर्जी के फॉर्म में, वो इतना करा। और एनर्जी खास करके जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग यू से लिखने का परंपरा, यू से लिखते हैं उसको। तो ये एम बी हो गया, और ये हो गया cos थीटा 1 और माइनस ये हो गया cos थीटा 2। तो ये एक्सटर्नल फोर्स द्वारा उस बार मैग्नेट पे आपने इतना एनर्जी स्टोर कर दिया। अब उस बार मैग्नेट के पास इतना पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, कुछ केसेस देखते हैं इसमें। तो केसेस को देखने के लिए इस प्लेस को थोड़ा मैं खाली कर दूं। तो इसमें हम लोग अलग अलग केस देखते हैं। पहला केस देखते हैं, केस 1, केस फर्स्ट। ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हमारा ये मैग्नेट इस तरह से हो कि इधर साउथ इधर नॉर्थ पोल हो, सो दैट कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो। इसका मतलब है कि पहला केस में देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल हो जाता है डायपोल मोमेंट का, यानी एम और बी जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, वो एंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर एंगल को 0 करेंगे तो अब इसका थीटा एंगल को अगर हम 0 करते हैं तो अब ये वैल्यू 0 यहाँ कहाँ बैठाएंगे, हम थीटा 1 में बैठाएंगे या थीटा 2 में बैठाएंगे। तो इसके लिए एक थोड़ा सा डेरिवेशंस को और आगे अगर बढ़ा दें तो एंगल हमें समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जनरली नॉर्मली ये मानते हैं कि हमने जो इसको रोटेट करा है, सबसे ज्यादा टॉर्क कहाँ लगता है, जब ये मैग्नेट हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायपोल मोमेंट 90 का एंगल बनाता है, तो उस समय ये मैक्सिमम टॉर्क ये लगाता है, रेस्टोरिंग टॉर्क मैक्सिमम लगाता है। तो उस समय
हम एक्सटर्नल फोर्स लगाने की काम करते हैं मान लो, तो उस समय अगर लगाने की काम करते हैं तो प्राइमरी जो एंगल है, पहला एंगल जो है, इसका मतलब है इसको हम θ1 मान सकते हैं, और हमने जो घुमाया θ2 से उस एंगल को मान लेते हैं, इस तरफ हमने घुमाया तो इस एंगल को मान लेते हैं, θ2 को थीटा मान लेते हैं और ये θ1 को हम 90 डिग्री। तो हम यहाँ कहते हैं कि θ1 को अगर हम 90 डिग्री कर दें और θ2 को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो u का जो वैल्यू होगा बच्चों ये हो जाएगा mb, और ये cos θ1 ये हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 0 हो जाता है, और ये cos θ2 और इसको हमने थीटा कर दिया है। तो अब ये वैल्यू जो हो जाएगा ये -mb cos थीटा हो गया। यानी यूं कह सकते हैं कि उस सिस्टम पे जब उस पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा था रेस्टोरिंग इस फील्ड के द्वारा, उस समय हमने उसको रोटेट करके कुछ एंगल से घुमा दिया है, तो उस समय जो हमने उस पर वर्क करा तो ये वर्क हमारा हो गया नेगेटिव वर्क हो गया। यानी नेगेटिव वर्क का मतलब है कि ये सिस्टम एक बाइंडिंग का काम करता है, यानी बाइंडिंग एनर्जी है। मैग्नेटिक फील्ड उसको अपने फील्ड में बार मैग्नेट को बांध के रखना चाहता है। नेगेटिव फील्ड को हम लोग एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो एक तरह से ये बाइंडिंग एनर्जी लगाता है। तो अब इस केस में थीटा को अगर हम 0 डिग्री कर दें तो अब यहाँ पे जो एनर्जी होगा उस सिस्टम में तो ये हो जाएगा -mb, और यहाँ पे cos थीटा अगर आप 0 करोगे तो 1 हो जाएगा। यानी ये नेगेटिव एनर्जी हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम ये कहेंगे कि मिनिमम एनर्जी है यहाँ पे, मिनिमम एनर्जी। और मिनिमम कौन सा एनर्जी है तो ज्यादा बेहतर है बता देना कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ये। तो मिनिमम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का। अगर एनर्जी अगर मिनिमम लग रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अगर इस सिस्टम में अगर यहाँ पे एनर्जी मिनिमम हो रहा है तो इसका मतलब है मिनिमम एनर्जी अगर हो रहा है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। यानी इस केस में मैग्नेट हमारा या बार मैग्नेट स्टेबल मैग्नेट इक्विलिब्रियम में होगा। दैट इज बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल भी कह सकते हो। मैग्नेटिक डायपोल विल बी in equilibrium या stable equilibrium state, will be in stable equilibrium। यानी इस समय हमारा मैग्नेट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इस समय हम लोगों ने क्या करा, मैग्नेट को इस तरह से हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में कि मैग्नेट का जो डायपोल मोमेंट है, मैग्नेट का जो डायपोल मोमेंट है, यानी इधर नॉर्थ और इधर साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल ये दोनों पैरेलल है आपस में। तो इस तरह से अगर मैग्नेट रखा हुआ है तो वो बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वो कुछ रोटेट नहीं करेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क भी उस पर काम नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल वो स्टेबल हालत में रहेगा। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्लाइट चेंज करते हैं, उसके इक्विलिब्रियम को चेंज करने के लिए मान लिया हमने यहाँ पे कि M और B ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी B इज अपोजिट ऑफ M। अगर B M का अपोजिट है तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच जो एंगल थीटा होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बीच जो एंगल हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री अगर हो जाता है तो यहाँ इस सिस्टम में एनर्जी कितना होता है, तो हम लोगों ने कहा कि -mb cos थीटा होता है। तो cos थीटा को 180 आप रखते हो तो cos 180 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी mb हो जाएगा। इसका मतलब है इस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मैक्सिमम हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही होता है मिनिमम स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगा। यानी जो बार मैग्नेट है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। दैट इज बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल भी कह सकते हो। बार मैग्नेट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी वो उस हालत में रहना नहीं चाहेगा। वो जट से वो रेस्टोरिंग टॉर्क लगा करके वो फिर अपने हालत में यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके आ जाएगा। तो कहा जाता है कि अब ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट का दो सिचुएशन पे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में उसका डायपोल मोमेंट हो जाए और एक अपोजिट में हो जाए। तो दोनों केस में जो सिचुएशन है पोटेंशियल एनर्जी का, एक में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी और दूसरे में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम स्टेबिलिटी। तो ये हुआ बार मैग्नेट जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तब उसके अंदर एनर्जी किस तरह से स्टोर होता है। तो आप इस तरह से हमारे साथ बने रहें। ये जितने भी क्लासेस हैं बच्चों, ये 12th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन नोट्स आप बना सकते हो। मैं शुरू से कहता हूँ कि जब भी आप बैठो हमारे क्लास को देखने के लिए तो पेन एंड पेपर के साथ जरूर बैठो। जगह जगह जरूरत पड़े उसको आप पॉज कर लो, आप उसको लिख डालो। आपको और कोई नोट्स करने की जरूरत नहीं है, किसी सप्लीमेंट की जरा बराबर भी जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 12th बोर्ड एग्जाम के लिए एनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप इट अप।